नमस्ते, मेरा नाम है प्राची। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी 2021 के साइंस एंड टेक यानी विज्ञान व प्रौद्योगिकी विषय से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को। अपनी पिछली वीडियो में हमने कवर किया था इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को। यदि आपको वो वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि TKDL क्या है और इसे किसके सहयोग से शुरू किया गया। इसका उत्तर है कि TKDL एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, अर्थात यहाँ पर भारत के परंपरागत चिकित्सकीय ज्ञान को डिजिटल रूप में भंडारित किया गया है। मतलब हमारे देश में कई ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर बीमारियों को ठीक करने के लिए अलग अलग औषधियों, जड़ी बूटियों और परंपरागत ज्ञान का उपयोग किया जाता है। तो ये उसी को संग्रहित करने वाली एक डिजिटल लाइब्रेरी है। अच्छा, अब इस डिजिटल लाइब्रेरी को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कुछ देशों ने क्या किया कि नीम और हल्दी जैसे पौधों के एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक गुणों को लेकर इनके ऊपर पेटेंट लेने की कोशिश की और अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश की। तो भारत ने बताया कि ये सब गुणों का उपयोग भारत परंपरागत रूप से कई वर्षों से करता हुआ चला आ रहा है, तो ये कोई नई खोज नहीं है जो कि उनके द्वारा की गई है। तो इसी प्रकार के पेटेंट दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत ने अपने परंपरागत ज्ञान का एक भंडार बना दिया कि ये जो है परंपरागत ज्ञान भारत में सदियों से चला आ रहा है और उसके ऊपर पेटेंट नहीं लिया जा सकता है। इसी वजह से इस डिजिटल लाइब्रेरी को बनाया गया। अब TKDL के अंतर्गत 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अंग्रेज़ी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और जापानी में भारतीय परंपरागत ज्ञान को भंडारित किया गया है। यह जो डिजिटल लाइब्रेरी है यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, यहाँ आयुष में ए का अर्थ है आयुर्वेद, फिर है योगा, यूनान, सोवा रिंगपा और सिद्ध। ये सब ऐसी चिकित्सकीय तकनीकें हैं जो कि परंपरागत रूप से भारत में उपचार के लिए काम में लाई जाती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा कितनी और किसके द्वारा तय की गई है? तो इसका उत्तर है कि भारत में जो ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा तय करता है वह है फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा को नियमित किया जाता है। तो इस प्रकार FSSAI ने तय किया है कि भारत में जनवरी 2022 से कृत्रिम रूप से निर्मित ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा कुल तेल व वसा की मात्रा के 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं अब ये देख लेते हैं। तो ये एक प्रकार के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि ऐसे फैटी एसिड्स जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। वहीं WHO के अनुसार ट्रांस फैटी एसिड्स की जो मात्रा निश्चित की गई है वह है 1%, यानी 1% से अधिक TFAs नहीं होने चाहिए खाद्य उत्पादों के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ कि रिप्लेस क्या है। तो इसका उत्तर है कि WHO द्वारा शुरू की गई यह एक पहल है रिप्लेस, जो कि कृत्रिम ट्रांस फैटी एसिड्स को 2023 तक वैश्विक खाद्य पदार्थों से संपूर्ण रूप से खत्म करने की एक योजना का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है ईट राइट मूवमेंट यानी ईट राइट अभियान और हार्ट अटैक रिवाइंड अभियान किस लिए चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया? इसका उत्तर है कि FSSAI के द्वारा ही ईट राइट अभियान और हार्ट अटैक रिवाइंड अभियान चलाए गए। इसमें पहले का उद्देश्य है कि ग्राहकों को शिक्षित करके नमक, चीनी और तेल की मात्रा में 30% तक की कटौती करना है। दूसरा हार्ट अटैक रिवाइंड अभियान है, जिसका उद्देश्य है ट्रांस फैट के उपभोग से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें हार्ट डिजीज जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाना। ये हो गए हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अभियान। अगला प्रश्न देखते हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है और यह किसके द्वारा फैलता है? तो देखते हैं यह चर्चा में क्यों था। हाल ही में कोविड के दौरान बहुत सारे पक्षियों की असामयिक मृत्यु हुई, इसी वजह से यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसका उत्तर क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है?
तो यह एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है, यानी वायरस की वजह से होता है, और संक्रामक रोग है यानी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में या एक पक्षी से अन्य पशुओं या मनुष्यों के अंदर भी संचारित हो सकता है। इन्फ्लुएंजा के 4 टाइप होते हैं, ए, बी, सी और डी। इनमें टाइप डी को छोड़कर टाइप ए, बी और सी जो है मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। अगला प्रश्न है, आकाश एनजी और रुद्रम 1 क्या है? इसका उत्तर क्या है? आकाश एनजी जो है, इसमें एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन। तो आकाश एनजी डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एक न्यू जनरेशन यानी नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल है, जो कि मूल रूप से सतह से हवा में मार करने वाली यानी सरफेस टू एयर मिसाइल का एक प्रकार है। और दूसरा है रुद्रम 1। रुद्रम 1 भी डीआरडीओ के द्वारा ही विकसित किया गया। यह भी नई पीढ़ी की एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी जिसके अंदर से रेडिएशन नहीं निकलती है, ऐसी मिसाइल है। और इसे सुखोई यान पर स्थापित किया गया है। यानी इसे कैसे संचालित किया जाएगा? यह हवा से सतह पर दागी जाने वाली मिसाइल का एक प्रकार है। और इसकी खास बात यह है कि इसे लॉन्च किए जाने के बाद भी इसे किसी लक्ष्य पर लॉक किया जाता है। अन्य मिसाइलों के अंदर क्या होता है कि उन्हें पहले किसी एक लक्ष्य पर लॉक किया जाता है और उसके बाद लॉन्च किया जाता है, फिर उसके लक्ष्य में फेरबदल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मिसाइल के अंदर लॉन्च किए जाने के बाद उसके लक्ष्य पर लॉक किया जा सकता है। तो ये है 2 मिसाइल्स, आकाश न्यू जनरेशन और रुद्रम 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ASMI यानी अस्मी और स्विच क्या है? इसका उत्तर है कि अस्मी जो है डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा सम्मिलित रूप से विकसित की गई एक स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल है। इसकी खास बात यह है कि इसके कई भागों को बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। 3D प्रिंटिंग तकनीक के बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद है स्विच क्या है? स्विच जो है वह एक अनमैन्ड एयर व्हीकल यानी कि एक ड्रोन है, जिसका प्रयोग दिन व रात दोनों समय निगरानी के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग क्या है और यह चर्चा में क्यों था? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग के ऊपर एक राष्ट्रीय रणनीति पत्र तैयार किया है, ताकि इस दिशा में आगे काम किया जा सके। अब देख लेते हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर 3D मॉडल के द्वारा परत दर परत जोड़ते हुए एक 3D यानी कि एक त्रिआयामीय वस्तु तैयार की जाती है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से एक त्रिआयामीय वस्तु तैयार की जा रही है। यह प्राकृतिक विनिर्माण विधि से विपरीत विधि का प्रयोग करती है। मतलब प्राकृतिक विनिर्माण विधि में क्या होता है कि एक बना बनाया ढांचा होता है, उसको परत दर परत तोड़ते हुए या उसको तराशते हुए, जैसे एक मूर्ति तराशी जाती है पत्थर से, उस तरीके से परत दर परत हटाते हुए किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है, यहाँ पर परत दर परत जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए एक नई वस्तु तैयार की जाती है और उसे नाम दिया गया है 3D प्रिंटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? इसका उत्तर है पहला, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो है उसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंदर 3 श्रेणियां बनाई गई है। पहली है प्रमुख राज्य, दूसरी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और तीसरी है यूनियन टेरिटरीज। इसमें जो मेजर स्टेट्स है उसमें पहली रैंक मिली है कर्नाटक को, दूसरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पहली रैंक मिली है हिमाचल को और तीसरी श्रेणी जो है यूनियन टेरिटरीज की, उसमें दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वह WIPO विपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSEAD के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ INSEAD यूरोप में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय का नाम है और WIPO एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इन तीनों के द्वारा GII जारी किया गया और भारत में इसका स्थान 48वां था। अगला प्रश्न है FIST कार्यक्रम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है FIST यानी फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक
इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ढांचे को यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चलाया गया एक फंडिंग प्रोग्राम है, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ढांचे को मजबूत बनाया जा सके। और ख़ास तौर पे कहाँ पे? विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षिक संस्थानों के अंतर्गत यह 5 साल के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में एक राशि दी जाती है, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है, एडमायर कार्यक्रम क्या है? एडमायर का अर्थ है एडवांस्ड मिशन इन इनोवेटिव रिसर्च इकोसिस्टम। तो एडमायर प्रोग्राम के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश के लिए एक हाइब्रिड फंडिंग मॉडल तैयार किया जाता है, यानी सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर एक फंडिंग मॉडल तैयार करते हैं, जिससे कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित एक नीति का भाग है, जिसके अंतर्गत एडमायर कार्यक्रम चलाया गया है। अब इस विषय से जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन्स के बारे में बात करें तो यहाँ है कोरोना वैक्सीन्स और उनके निर्माता देश। इनमें पहली है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की गई। दूसरी है कोविशील्ड, जिसका विकास सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा किया गया। तीसरी है स्पुतनिक वी, जिसे रूस ने बनाया। और चौथी है सिनोफार्म, जिसे चाइना के द्वारा निर्मित किया गया। तो ये 4 कोविड वैक्सीन्स हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है इनसाइट लैंडर मिशन के बारे में। तो मंगल ग्रह के गहरे क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा तैयार किया गया एक रोबोटिक लैंडर मिशन है इनसाइट लैंडर मिशन। जनवरी 2021 में नासा ने अपने इनसाइट मिशन के इस लैंडर वाले भाग को बंद करने की घोषणा की है। अगली है मीशियस सैटेलाइट। मीशियस सैटेलाइट 2016 में चीन के द्वारा लॉन्च की गई थी और यह विश्व की पहली क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये थे हमारे जनवरी के साइंस एंड टेक विषय से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हिंदी में करंट अफेयर से जुड़ी हुई और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।